राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट। अब इसमें मैंने ये नहीं बताया कि कितने प्रिंट लगाने हैं, कितनी स्ट्रिंग लगानी है, स्लैश टी लगाना है कि नहीं लगाना है, स्लैश एन यूज करना है कि नहीं करना है। तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते थे। लाइक कोई ऐसे सोचेगा कि पहले इसको उठाकर एक प्रिंट में डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्लैश टी लगाएंगे, टैब स्पेस आ जाएगा, और फिर यहां से यहां आने के लिए स्लैश एन लगाएंगे। तो ऐसे करके अलग अलग प्रिंट से अलग अलग लाइन को आप प्रिंट कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका भी ये हो सकता है कि इस पूरे पैराग्राफ को क्यों ना मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करूं और इसको एज इट इज यहां पर मैं दिखा दूं, क्योंकि प्रोग्राम में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कैसे करना है। हो गया, जो सबसे स्मार्टेस्ट वे होगा इस काम को करने का वो ये होगा। तो अगर किसी ने ऐसे करा है तो उसका सही है, और किसी ने ऐसे ना करके अलग अलग प्रिंट लगाया है, एक लाइन इसका प्रिंट, फिर इसका प्रिंट, शुरू में स्लैश टी दिया है, फिर दो बार टैब दिया है, तो वो भी सही होगा। तो अब हमारा बना प्रोग्राम सेम आउटपुट दे रहा है, तो वो सही है। आई एम नॉट सेइंग कि यही तरीका एक तरीका है तभी सही होगा, नहीं, इस प्रोग्राम को बनाने के पता नहीं कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सारे तो क्लास में डिस्कस नहीं कर सकता, ऑलरेडी कल मैंने इस पर आपको काफी प्रैक्टिस कराई थी कि एक ही आंसर को लाने के पांच पांच छह छह तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे ब्रेन को पता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था वो देखो। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेम्स ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आपको अपने 5 दोस्तों के नाम प्रिंट करने हैं, हर नाम अलग अलग लाइन पर आना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन है सर, पहली कंडीशन है यू हैव टू यूज ओनली सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट एंड ऑल्सो सिंगल स्ट्रिंग। इट मीन्स आपको एक ही स्ट्रिंग यूज करनी है, और इस स्ट्रिंग के अंदर ही आपको अपने 5 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो मान लो लिख दिया मैंने सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, बिट्टू, ऐसे करके लिख दिया। लेकिन अब मेरा जो पर्पस होगा वो होगा हर नाम को न्यू लाइन पे लाना। कंडीशन फुलफिल हो गई, प्रिंट एक ही लगा हुआ है, स्ट्रिंग भी एक है, तो क्या करूंगा, सोनू के बाद क्या लगा देंगे यहां पर, स्लैश है, फिर मोनू के बाद फिर स्लैश एन लगा देंगे, चिंटू के बाद फिर से स्लैश एन लगा देंगे, एंड दिस नेम ऑफ 5 फ्रेंड्स अलग अलग लाइन पर यूजिंग सिंगल प्रिंट यूजिंग सिंगल स्ट्रिंग। इसको भी आप चाहे तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग से कर ही सकते थे, तो वो भी तरीका सही होगा। जैसे मैंने पहला प्रोग्राम करा था ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग से, इस काम को भी ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग से किया जा सकता था। ठीक है, देखो, तो किसी ने अगर ऐसे किया है तो वो भी सही होगा। एक ही प्रिंट है और देखो एक ही स्ट्रिंग है, ये हो गया सोनू, ये हो गया मोनू, ये हो गया चिंटू। तो कोई भी नाम आप अपने यूज कर सकते थे अपने फ्रेंड्स के। अभी भी आपका जो कंडीशंस हैं फुलफिल हो रही हैं, एक ही प्रिंट है और एक ही स्ट्रिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था कि स्ट्रिंग कौन सी वाली होनी चाहिए, बस ये कहा गया था स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा वाला यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी यही है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेम्स ऑफ योर 5 फ्रेंड्स ईच इन न्यू लाइन यूजिंग सिंगल प्रिंट, यानी कि प्रिंट एक ही लगाना है, एंड इंडिपेंडेंट स्ट्रिंग्स, यानी कि यहां पर क्या करना है, स्ट्रिंग हमें अलग अलग यूज करनी है। लाइक सोनू की अलग स्ट्रिंग होनी चाहिए, उसके बाद जो दूसरा नेम है उसकी अलग स्ट्रिंग होनी चाहिए, उसके बाद हर नेम जो आप आउटपुट में दिखाएंगे उसकी अलग अलग स्ट्रिंग हमारी होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि जब एक प्रिंट से मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कराई जाती हैं तो बाय डिफॉल्ट उनके बीच में सेपरेटर क्या यूज होता है, स्पेस। तो शायद ही हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाएगा प्रोग्राम। तो अब मैं चाहता हूं ये सारी वैल्यूज सेपरेट हो जाएं, किससे, स्लैश एन न्यू लाइन से, तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। स्लैश एन लगा देते हैं,
इस तरह से ये तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आता है चौथा वाला। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेम्स ऑफ योर 5 फ्रेंड्स ईच इन न्यू लाइन यूजिंग 5 प्रिंट स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि आपको इस बार 5 प्रिंट स्टेटमेंट लगाने हैं, फर्स्ट, सेकंड, और इसी तरह से आपको हर नाम अलग अलग प्रिंट से प्रिंट करना था। अब मुझे इसमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर प्रिंट एंड किससे होता है, न्यू लाइन से, तो ऑटोमेटिक न्यू लाइन हर प्रिंट से आ ही जाएगी। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन था राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्लैश टी स्लैश एन एज इट इज इन द आउटपुट। इट मींस आपको एक प्रोग्राम बनाना था और इस प्रोग्राम से आपको स्लैश टी प्रिंट करना था, स्लैश एन प्रिंट करना। हम जानते हैं कि पाइथन में स्लैश टी स्लैश एन एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं और इनका स्पेशल मीनिंग होता है आउटपुट में। स्लैश टी टैब स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लैश एन से आउटपुट में न्यू लाइन क्रिएट हो जाती है। बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इनको ही प्रिंट करना है, ये सब जानते हुए भी आपको आउटपुट में स्लैश टी ही दिखाना है। तो इस काम को करने के दो तरीके मैंने आपको पढ़ाए थे। पहला तरीका था रॉ स्ट्रिंग बना दो, यानी कि स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में क्या लगा दो, आर लेटर। और दूसरा तरीका मैंने बताया था डबल बैक स्लैश वाला। तो अगर आप यहाँ पर स्लैश टी की जगह डबल स्लैश टी लगाएं और स्लैश एन की जगह डबल स्लैश एन लगाएं, तो ये एज इट इज आउटपुट में आपके आ जाते हैं। दोनों में से कोई सा तरीका आप यूज कर सकते थे इस काम को करने के लिए। चलो, यहां तक जो पढ़ाया गया है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा जो कंप्लीट हुआ है वो है प्रिंट कैसे करते हैं पाइथन में, वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है। पहले बात करते हैं लैंग्वेज फंडामेंटल की। तो जब हम पाइथन के प्रोग्राम को लिखेंगे, तो प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो पहले हमें सीखने होते हैं। उन टेक्निकल टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल कहते हैं। लाइक जब आप बैंकिंग में जाएंगे तो आपको डीडी, चेक, बाउचर, इन सब का नॉलेज होना चाहिए, है ना। जब आप इनको जानते हैं तो आप इन पे काम कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए शेयर मार्केट में जा रहे हो, तो शेयर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप उस पर अच्छा काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप जिस फील्ड में जाते हैं उस फील्ड के अपने कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो आपको पहले सीखने होते हैं, तब आप उस फील्ड पे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप एक नई फील्ड में आए हैं तो उसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको सीखने ही चाहिए। ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल। तो लैंग्वेज फंडामेंटल्स में क्या क्या फंडामेंटल है, तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर कीवर्ड्स। तो पहले मैं लिस्ट बना देता हूँ, फिर इन्हीं को हम अपना वन बाय वन पढ़ेंगे। तो एक हो गया हमारा कीवर्ड्स, उसके बाद हमारा हो गया कमेंट्स, फिर आता है हमारा वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, टाइप कन्वर्जन,
यूजर इनपुट, डिसीजन मेकिंग, जिनको हम कंडीशंस भी कहते हैं। फिर आता है आपका लूप्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद स्ट्रिंग हैंडलिंग। उसके बाद फिर आता है आपका कंटेनर डेटा टाइप्स। सो दीज आर द सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो आप सब लोगों को जरूर आने चाहिए अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं। ये अगर आपको आते हैं तो आप खुद प्रोग्राम बना सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी चीज आपको अगर नहीं आती है तो आप खुद प्रोग्राम नहीं बना सकते, फिर आप टाइप करेंगे। तो टाइपिंग और प्रोग्रामिंग में यही डिफरेंस है। टाइपिंग का मतलब है कि आप वेट कर रहे हो सामने वाला लिख दे और देख देख कर हम बना लें। दैट इज नॉट प्रोग्रामिंग, दैट इज जस्ट अ टाइपिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया और आप उस स्टेटमेंट को समझकर उसका कोड बना लेते हैं खुद से, दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो शुरू करते हैं पहले कीवर्ड्स। एक एनालॉजी लेके चलते हैं, समझने में आसान हो जाएगा। तो एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलर एग्जाम्पल इन रियल वर्ल्ड। क्या कहलाता है? एनालॉजी कहलाता है। का मतलब है सिमिलर एग्जाम्पल इन रियल वर्ल्ड। ठीक है। तो हम कीवर्ड्स को एक एनालॉजी समझते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी हमारी। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है। जैसे पाइथन एक लैंग्वेज है, ऐसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। एक इंसान अपने थॉट्स को दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। और पाइथन जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन है। इंसान अपने थॉट्स को मशीनों तक पहुंचाता है कि हम मशीनों से ये काम कराना चाहते हैं, तो एक लैंग्वेज में उसको लिखकर बताना पड़ता है। वो लैंग्वेज हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। उन्हीं में से एक का नाम क्या है? हमारा पाइथन है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों ही एक कम्युनिकेशन मीडियम है, माध्यम है बात करने का। किससे बात करनी है वो अलग अलग हो गया। इंसानों की बात इंसानों से करनी है, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज हिंदी जैसी लैंग्वेज हो गई। इंसानों को मशीनों से बात करनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करो। ठीक है। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम देखें तो हमारे पास एक वर्ड है, मान लो इज। एक वर्ड है, मान लो वाज। तो अब अगर आपसे कहा जाए ऐसे दो क्या सर, ऐसे तो कितने हैं, तो हमें नहीं पता कितने वर्ड हैं ऐसे। तो इन सारे वर्ड्स को आप वोकेबलरी कह सकते हो। भाई ये तो कहते हैं जब इंग्लिश आपको पढ़नी है तो आपको दो चीजों पे काम करना चाहिए। वोकेबलरी अपनी थोड़ा इंप्रूव कर लो और ग्रामर सीख लो। दो चीज अगर आपको आती हैं तो एटलीस्ट लिख तो लो गई इंग्लिश। तो किसी भी लैंग्वेज में ऐसा ही होता है हमारा। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं इस माने क्या होता है, हमने कहा है। बाज माने क्या होता है, हमने कहा था। हम और आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो क्या इनका मीनिंग बदल सकते हैं? क्या इसको हम था के साइंस में यूज कर सकते हैं? हमने कहा नहीं कर पाएंगे। अगर करोगे तो आपकी बात आप ही समझ रहे होगे, दूसरे को तो समझ में नहीं आएगी। उसको तो स्टैंडर्ड मीनिंग पता होगा, इस माने यह होता है। आप अपने आप के लिए जो रखना चाहो रख लो अपने लिए। ठीक है। अच्छा, क्या इंग्लिश लैंग्वेज में हम कोई अपना वर्ड ऐड कर सकते हैं? हम कोई नया वर्ड बना के ऐड कर दें तो हमारी चलेगी? हमने कहा बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है। कौन करेगा? हमने कहा कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होती होगी जो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को मेंटेन करती होगी। हम शायद इतना नहीं जानते हैं, उतना कभी सोचा ही नहीं हमारे, है ना। जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले इन दोनों में कौन सी स्पेलिंग सही है, बताओ कौन सी सही है।
दोनों सही है, कोई सी भी लिख लो, है ना, दोनों सही है। तो पहली वाली ज्यादा आसान है, उसमें यू नहीं लिखना पड़ेगा, एफर्ट कम लगेंगे। तो दूसरी वाली क्यों बनाई बनाने वाले ने सर, जब पहली छोटी थी आसान थी तो। हाँ। तो थोड़ा सा मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि हम उस फील्ड में नहीं जा रहे, हम प्रोग्रामिंग में ही रहेंगे, ज्यादा सही रहेगा। इंग्लिश के जनरली वर्ल्ड वाइड दो स्टैंडर्ड मार्केट में चलते हैं। एक है ब्रिटिश, जहां से इंग्लिश ओरिजिनेट हुई थी। ब्रिटिश स्टैंडर्ड में इंग्लिश जब चलती है तो वहां पर कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है। बाद में अमेरिका ने बहुत तरक्की कर ली और अपने आप को सुपर पावर बनाया, उन्होंने अपनी इंग्लिश बना ली और उसको बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिकन जो स्टैंडर्ड की इंग्लिश होती है उसमें कलर की स्पेलिंग COLOR होती है, यू उन्होंने वहां से हटा रखा है। तो अब अगर आप अपना CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या कोई भी इंग्लिश की बुक या कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर वो अमेरिकन इंग्लिश पर बनाई गई है तो उसमें कलर की स्पेलिंग ये होगी, और अगर वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाई गई है तो उसकी स्पेलिंग COLOUR हो। जनरली कंप्यूटर की जो बुक्स हैं वो अमेरिकन स्टैंडर्ड को फोकस करके बनाई गई है, तो वहां पर आपको कलर की स्पेलिंग COLOR ज्यादा बार देखने को मिल जाती है। दोनों सही है, गलत कोई नहीं है। बताने का पर्पज है, ये अलग स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड और एक है ब्रिटिश स्टैंडर्ड। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड को मेंटेन करने वाली कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जरूर, जो इस काम को करती होगी, हम उसको नहीं जानते हैं। इसी तरह से ब्रिटिश स्टैंडर्ड की इंग्लिश को मेंटेन करने वाली भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जरूर होगी जो इस काम को करती होगी। अब बात आती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सेम पैटर्न पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेंटेन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम हम जानते हैं क्योंकि हम उस फील्ड के लोग हैं। उसका नाम है PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। एक कंपनी है जो पाइथन को मेंटेन करती है, पाइथन से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं ये संस्था लेती है हमारी। ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्या करा गया, ऐसे वर्ड्स लेकर आए, इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर हो गया, ट्रू, फॉल्स, ऐसे करके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने 35 वर्ड्स बनाए। संख्या पता है हमारे लिए, कोई हमसे पूछ ले इंग्लिश चाहे अमेरिकन चाहे ब्रिटिश कितने वर्ड हैं, नहीं पता, है ना, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं इतना। बट पाइथन में कोई पूछ ले कितने वर्ड हैं ऐसे, तो आंसर पता है 35। तो वो वर्ड्स जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते समय PSF वालों ने बनाए, और हर वर्ड का एक मीनिंग रखा है। जैसे इज माने है होता है, ऐसे यहाँ इफ माने भी कुछ होता होगा जो अभी हम नहीं जानते, जो हम पढ़ना है। ठीक है। एल्स माने भी कुछ होता होगा, ट्रू माने भी कुछ होता होगा, फॉर माने भी कुछ होता है, वाइल माने भी कुछ होता है। हर वर्ड का एक मीनिंग है। एज ए प्रोग्रामर हम उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, हम कोई नया वर्ड बना भी नहीं सकते, बनाने का राइट इसके पास है, ये बनाकर अगले वर्जन में दे दे, हम बस पढ़ेंगे उसे। हम ना तो किसी ऐसे वर्ड में चेंज कर सकते हैं और ना ही कोई नया वर्ड बना सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के कलेक्शन को या वोकेबलरी ना बोलकर क्या बोला जाता है, कीवर्ड्स बोला जाता है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, लैंग्वेज प्रोवाइडेड वर्ड्स, जिनमें पहले से ही कुछ ना कुछ मीनिंग हमारा दे दिया गया है, और उस मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हम अपना कोड बना रहे होते हैं। हम उन वर्ड्स के मीनिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स के कलेक्शन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अब मैंने टर्म पाइथन को हटाकर एक जनरल वर्ड यूज करा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह के कीवर्ड्स मिल जाते हैं, किसी में संख्या कम है, किसी में संख्या ज्यादा है, किसी में कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो सब में कॉमन होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इसमें है और उसमें नहीं, ऐसे भी होंगे जब संख्या कम ज्यादा है तो इस तरह से अगर हम कीवर्ड्स की डेफिनेशन निकालें तो कीवर्ड्स क्या हो गए, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, जो लैंग्वेज ने क्या कर रखे हैं, रिजर्व हमारे कर रखे हैं। ठीक है। रिजर्व कर रखे का मतलब आप उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते, लैंग्वेज ने उनको पहले ही डिफाइन करा हुआ। ठीक है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग्स। वी कैन नॉट चेंज देयर मीनिंग्स।
देयर आर 35 कीवर्ड्स। अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे मैंने आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू स्पेसिफाई कर दी कि इन पाइथन वी आर हैविंग 35 कीवर्ड्स, बट आपको साथ में ये और बता देना चाहिए कि किस वर्जन की आप बात कर रहे हैं। पाइथन तो 1991 में रिलीज हुई थी, तो क्या उस समय भी 35 कीवर्ड्स होते थे? हमने कहा शायद नहीं होते होंगे, कमी होते होंगे। समय के साथ इन कीवर्ड्स को शायद बढ़ाया गया होगा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, है ना। तो इस तरह से अगर हम यहाँ लिख लें पाइथन 3.13, तो हम अपने आप को थोड़ा सेव कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि मान लो अभी आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ डिबेट कर रहे हो पाइथन पर, स्पेशली कीवर्ड्स पर, जो पाइथन 3.2 पढ़कर बैठा हुआ है। पाइथन पढ़ी है उसने, लेकिन पाइथन का वर्जन पढ़ा है 3.2। अब पाइथन के 3.2 वर्जन तक 32 कीवर्ड्स होते थे। आप बोलोगे 35 होते हैं, वो बोलेगा 32 होते हैं। पाइथन आपने ही पढ़ रखी है, पाइथन उसने ही पढ़ रखी है। दोनों डिबेट करते रहोगे, जबकि दोनों अपनी जगह सही हो। डिफरेंस क्या हो रहा है? वर्जन का। वो सही है अपनी जगह पाइथन वर्जन 3.2 पर, आप अपनी जगह सही है 3.13 पर। तो हो सकता है आने वाले साल में 3.14 3.15 आएगा, तो कीवर्ड की संख्या बदल जाए। बदल जाए में बहुत ज्यादा चांस होते हैं बढ़ ही जाए, कम तो शायद ही होता होगा, बढ़ते ही होंगे हमारे, बट बदल जाए ऐसा पूरी चांस हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर 35 कीवर्ड्स पाइथन 3.13 वर्जन। इन 35 कीवर्ड्स में 32 आर इन लोअर केस and 3 are in capitalized case. So Python is a case sensitive language. कोई भी वर्ड जो लैंग्वेज की तरफ से बना के दिया जा रहा है, तो वो लोअर केस में अगर दिया जा रहा है तो आप यूज करेंगे लोअर केस में। अगर वो अपर केस में बना कर दिया जा रहा है तो आप उसे अपर केस में ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि चाहे लोअर में लिखो चाहे अपर में लिखो दोनों सही है ना। तो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जो 32 हमारे कीवर्ड्स हैं, उनको तो शायद मैं नहीं लिख पाऊंगा मैनुअली, लेकिन जो 3 हैं उनको तो मैं लिख ही देता हूँ। एक है हमारा ट्रू, एक है हमारा फॉल्स, और एक है हमारा नन। ठीक है, और जो 32 आते हैं उनमें से कुछ तो मैं लिख ही देता हूं। जैसे एक हो गया हमारा इफ, पढ़ना हमें सभी को है लगभग। इफ कीवर्ड हो गया, इसी तरह से फॉर कीवर्ड हो गया, वाइल कीवर्ड होता है, इसी तरह से ब्रेक कीवर्ड है, कंटिन्यू कीवर्ड है, ट्राई, एक्सेप्ट, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड्स है। अब ये सबकी लिस्ट निकाल के आपको दिखा दूंगा, तो आप खुद ही प्रोग्राम बना लोगे कि कैसे पाइथन से पूछें कि अभी आपके पास कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। तो सर ये कैपिटलाइज केस को क्या हम अपर केस कह सकते हैं? जैसे आपने यहाँ लोअर केस लिखा है, तो लोअर के अगेंस्ट में अपर सुनने में ज्यादा मैच करता है, लेकिन आपने कैपिटलाइज लिख दिया है। तो एक ही बात है कि हमने कहा नहीं, एक ही बात नहीं है, अलग बात है। देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा नोएडा, तो ये है लोअर केस। मैंने लिखा नोएडा, ये है अपर केस। मैंने लिखा इस तरह से नोएडा, दिस इज नोन एज कैपिटलाइज। अपर का मतलब है सारे करेक्टर अपर केस में होने चाहिए। कैपिटलाइज का मतलब होता है सिर्फ फर्स्ट करेक्टर कैपिटल होना चाहिए, बाकियों को लोअर केस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे डी कैपिटल कर दूं, अब मैं इसको कैपिटलाइज केस नहीं कह सकता। कैपिटलाइज केस का दो रूल है। पहला रूल, पहला अपर केस होना चाहिए, बाकी जितने बचे सबको लोअर में ही होना पड़ेगा। तो इस तरह से जो 3 है वो कैपिटलाइज केस में है। उनमें से एक है ट्रू, टी कैपिटल, बाकी सब लोअर केस में। एफ कैपिटल, बाकी सब लोअर केस में। एन कैपिटल, बाकी सब लोअर केस में। चलो अब बात करते हैं कि अगर मुझे कंप्लीट लिस्ट फैच करनी है कीवर्ड्स की, तो कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। तो पाइथन की लाइब्रेरी में अभी हम लोग प्रिंट फंक्शन को यूज करते आ रहे थे। अब एक और फंक्शन है हमारा जिसका नाम है हेल्प। हेल्प फंक्शन में आप
स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख देंगे कीवर्ड्स। तो ये सिंटैक्स क्या करता है, ये आप जिस पाइथन के वर्जन पे रन कराएंगे उस पाइथन वर्जन में कितने कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट लाकर हमारा दे देगा। चलो इसको आप प्रोग्राम से करके देखते हैं। तो एक अलग प्रोग्राम बना लेते हैं और इसमें हेल्प फंक्शन का यूज करेंगे। हेल्प फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन है वहां से इंफॉर्मेशन को फैच करके लाके आपको देता है। अब क्या इंफॉर्मेशन आप फैच करना चाहते हैं हेल्प के थ्रू निकाल सकते हैं। तो हेल्प और उसमें स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे कीवर्ड्स। तो अब ये क्या करेगा हमारा, ये एक लाइन का प्रोग्राम जो हमारा करंट वर्जन 3.13 है इसमें कितने कीवर्ड्स उनकी लिस्ट लाकर दे देगा। हेयर इज ए लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स। सर इन्हें काउंट कर ले, हमने कहा कर लो। एक, दो, तीन, चार, चार तो कॉलम हो गए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। तो 4 9 मल्टीप्लाई कर दो 36 हो गए। और देखो यहाँ पर एक है नहीं, खाली है, तो 35 रह गया हमारा। मैनुअली काउंट कर लो, टाइम आया तो आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। अब इन 35 कीवर्ड्स में ये देखो शुरू के तीन एक जैसे हैं, अब बाकी के जो 32 हैं वो सब आपके लोअर केस। तो ये लोअर केस वाले हो गए और ये आपके कैपिटलाइज केस वाले हो गए। अब इसका भी आंसर आप चाहो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या क्वेश्चन, कि ऐसा क्यों करा करने वाले ने, जब बनाने थे तो सबको एक जैसे ही बना देते, मतलब उनको तीन को ही अलग क्यों करा, कोई चार कर लेते कोई एक कर लेते, मतलब कोई तो पॉइंट रहा होगा कि इन्हीं तीनों के साथ उन्होंने ऐसा करा, बाकियों को लोअर केस में रखा। है तो सारे ही कीवर्ड। तो उसका आंसर है, उसका आंसर ये है कि ये जो तीन कीवर्ड हैं इनको आप वैल्यू की तरह अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। बाकी 32 को वैल्यू की तरह आप यूज नहीं करते। क्या मतलब है सर इसका, समझ में थोड़ा कम आया। हमने कहा इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मुझे आउटपुट में अपनी कोई वैल्यू दिखानी है तो प्रिंट से मैं दिखाता हूं। तो अब मैं यहां पर 10 लिख सकता हूं, आंसर इज यस। तो 10 किस टाइप की वैल्यू हो गई हमारी, इंटीजर। चलाएंगे तो चलेगा। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, लिख सकते हो, किस टाइप की वैल्यू हो गई हमारी, फ्लोट। ठीक है, इसी तरह से हमसे कहा गया जो तीन स्पेशल कीवर्ड हैं उनको भी आप वैल्यू की तरह प्रिंट करा सकते हो, ऐसे करके ट्रू, और ये चलेगा। फॉल्स, ये भी चलेगा। तो ट्रू, फॉल्स और इसी तरह से आपका हो गया नन। लेकिन अगर मैं उन 32 में से किसी एक को उठाऊं, हमने कहा चलो इसी को ले लेते हैं, एंड को, इसी के नीचे वाला है AND। अब मैं इसको लिखता हूं यहां पर तो ये एरर दे देगा, ये नहीं चलेगा। तो बाकी 32 लिखोगे तो वो एरर दे देंगे। तो जो मैंने बोला थ्योरी में, वो क्या बोला दोबारा सुनो। मैंने ये बोला कि जो आपके 32 कीवर्ड्स हैं वो आप वैल्यू की तरह यूज नहीं कर सकते। लाइक हम प्रिंट से कोई वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो वो जो तीन आपके कीवर्ड है वो वैल्यू ही हैं, आप उनको भी प्रिंट करके आउटपुट में देख सकते हैं। बाकियों को आप प्रिंट करेंगे तो आपका नहीं होगा। बट ये मत कर देना सर कि बात प्रिंट कराने की तो ऐसे ही करा देते हैं। तो क्या यहां पर हमने एंड कीवर्ड को प्रिंट करा, हमने कहा नहीं, हमने तो स्ट्रिंग प्रिंट करी। अब इसमें आप कुछ भी लिखो जो आपका मन करे, तो स्ट्रिंग हो गई ना। हम कह रहे हैं कीवर्ड को एज इट इज बिना कोट लगाए
हम उसे यूज कर सकते हैं एज ए वैल्यू। अब पॉइंट आता है कि ये तो हमारे आसपास इंटीजर वैल्यू है, मिल जाती है, जैसे काउंटिंग ऑफ एनीथिंग इंटीजर है, आधार इंटीजर होता है ना। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं जो इंटीजर हमारी होती हैं। तो इसी तरह से कोई हमसे ये पूछे कि ट्रू कहाँ मिलेगा, इस क्लास में कहीं ट्रू मिलेगा मुझे, या मैं बाहर निकलूंगा तो रास्ते में कहीं नजर आएगा मुझे ट्रू, या फॉल्स कहीं मुझे दिखाई देगा हमारे आसपास सराउंडिंग्स में, कहीं दिखते हैं ट्रू फॉल्स? हमने कहा ट्रू फॉल्स बूलियन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। बूलियन वैल्यूज को आप साइंटिफिकली भी समझ सकते हैं और रियल लाइफ में भी समझ सकते हैं। साइंटिफिकली कैसे समझेंगे ट्रू फॉल्स को? अगर हम देखें सिग्नल्स, तो सिग्नल दो फॉर्म में होते हैं, ऑन और ऑफ। ठीक है, अगर ऑन है इसका मतलब ट्रू, सिग्नल नहीं आ रहा है इसका मतलब फॉल्स। तो अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बुलियन वैल्यूज को, तो आपने शायद फिजिक्स में कभी बुलियन अलजेब्रा ही पढ़ी होगी, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, वो सब किस पर चलते हैं? ट्रू फॉल्स पे ही आपका चलते हैं। बहरहाल रियल लाइफ में आ जाते हैं। रियल लाइफ में बुलियन वैल्यूज जो कि दो होती हैं, एक है ट्रू, एक होती है फॉल्स। इनका इस्तेमाल ऐसे रिजल्ट को दिखाने के लिए किया जाता है जिसकी दो ही पॉसिबल स्टेट होती हैं। फिर सुनेंगे, बुलियन वैल्यूज रियल लाइफ में ऐसे रिजल्ट को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं जहां पर जो आउटकम है वो दो ही स्टेट में हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट से पूछा आप पास हो गए कि नहीं, अब वो दो ही आंसर दे सकता है, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। ये तो नहीं कह सकता कि नहीं हुआ हो गया, कोई मतलब ही नहीं है, या तो हाँ या ना। अगर उसने कहा पास हो गए, दैट मीन्स हम क्या मान सकते हैं उस स्टेट को? ट्रू। उसने कहा नहीं मतलब फेल हो गया, तो अब आप उस स्टेट को क्या मान सकते हैं? फॉल्स। समझ में आ रही है? फैन ऑन है या ऑफ है? हमने कहा अभी तो ऑफ है। ऑफ है तो हम क्या मान सकते हैं? इस ऑफ को फॉल्स मान सकते हैं। फैन चल रहा है, चाहे एक नंबर पर चल रहा है चाहे दो पर चल रहा है, अगर फैन वर्किंग है दैट मीन्स ट्रू स्टेट में आ गया। तो इस तरह से रियल लाइफ के हर वो सिनेरियोज जहां पर आउटकम दो ही पॉसिबल स्टेट में पॉसिबल है, तो उसमें एक स्टेट को आप ट्रू मान सकते हैं, एक स्टेट को आप क्या मान सकते हैं? फॉल्स मान सकते हैं। नन एक स्पेशल टाइप की वैल्यू है जो हम तब यूज करते हैं जहां पर हमें किसी वैल्यू की जरूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं कि यहां पर एक वैल्यू है। तो ऐसी सिचुएशन में हम नन का यूज कर लेते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखें तो अभी तक हमने पाइथन में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है जहां नन का यूज होता हो। तो अभी नन के लिए वेट करते हैं, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं। और आगे जब कोई ऐसा सिनेरियो आएगा जहां पर हमें नन की जरूरत पड़ेगी, तभी उसी दिन समझ में आएगा कि नन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। तो अभी बूलियन समझ में आ गया, ट्रू फॉल्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो तीन है इनका क्या पर्पस था ये हमारा समझ में आ जाता है। अब मान लीजिए मैंने यहां पर प्रिंट करा रखा है फॉल्स के लिए, मैंने आपको बता दिया कि ये बूलियन टाइप की वैल्यू हमारी होती है। जैसे इंटीजर में वैल्यूज इनफाइनाइट हो सकती हैं, एक, दो, तीन, -4, -5, 6, 7, कोई गिनती नहीं है कितनी हो सकती हैं। फ्लोट वैल्यूज कितनी हो सकती है? कोई गिनती नहीं है सर, 1.1, 1.2, 2.1, -1, तो खत्म ही नहीं होंगी। उसी तरह से बूलियन की वैल्यूज सिर्फ दो ही होती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। अब मान लो थोड़ी देर में कोई एक नया स्टूडेंट क्लास में एंटर करता है जिसको अभी तक का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये बताओ इस लाइन का मीनिंग क्या इंटरप्रेट करेगा और इस लाइन का मीनिंग क्या इंटरप्रेट करेगा। हम ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो अभी जस्ट क्लास में एंटर हुआ है, उसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। बहुत टाइम लगेगा समझने में, है ना, कि ये क्या लिखा हुआ है,
अपने एंड पर समझने की अगर वो कोशिश करे तो गूगल पे सर्च करेगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फिर पढ़ेगा, उसके बाद शायद समझ में आ जाए। अब इमेजिन करो सिनेरियो कि किसी प्रोजेक्ट पर एक बंदा काम कर रहा है और ये लाखों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। अब इसने इसके अंदर कुछ कोड लिखा, कुछ लाइंस वगैरह लिखी, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है अभी। इस बंदे ने स्विच कर दिया, दूसरी कंपनी में चला गया, अच्छा पैकेज मिल गया, चला गया। अब ये चला गया तो क्या इसको ये लग रहा है कि मेरे बिना ये प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होगा? ये तो सोचना गलत है भाई। जैसे आप कहीं चले गए हो, कहीं से कोई यहाँ आ जाएगा, तो चलता ही रहेगा ये तो, है ना? तो अब मान लो इस प्रोजेक्ट पर एक नए बंदे को असाइन किया गया। समस्या ये बिल्कुल नहीं है कि आप चले गए, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ, है ना? समस्या क्या है वो समझते हैं। अब जो नया डेवलपर आया, क्या वो पहले दिन से इस प्रोजेक्ट की जो 5 लाइन लिख गई थी, छठी लाइन लिख सकता है पहले दिन से ही? इसको क्या पता कि क्या लिखना है मुझे छठी लाइन पर? इसको पहले क्या पता होना चाहिए? पूरा कॉन्टेक्स्ट कि चल क्या रहा है प्रोजेक्ट में। जब तक इसे ये नहीं पता होगा ये लाइन क्यों लिखी गई है, ये क्यों लिखी गई है, तब तक वो अपनी तरफ से कोई लाइन कैसे ऐड कर देगा? कि मैजिक थोड़ी है। भले ही इसने बहुत अच्छा पैकेज लिया हो, क्या फर्क पड़ता है उस बात से? टेक्निकली आपको ऐसे प्रोजेक्ट पे डाला गया है जो मिडिल में चल रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है इसको पूरा करो, तो पहले आप क्या करोगे? उसको समझोगे, है ना? तो अब ये बताओ, ये जो बंदा है जब इन लाइनों को पढ़ेगा समझेगा, मैंने तो 4-5 लाइन लिख दी, हो सकता है 4-5 हजार हो सकता है 40-50 हजार हो, प्रोजेक्ट करोड़ों का है तो होंगी, क्यों नहीं होंगी? अब ये बंदा इन सारी लाइनों को समझने में टाइम तो लेगा ही, हो सकता है 1 हफ्ता ले ले, 2 दिन ले ले, 1 महीने ले ले, है ना? जो भी टाइम ये लेगा, सोचने वाला पॉइंट है क्या उस टाइम तक ये सैलरी मांगेगा या नहीं मांगेगा? क्योंकि अभी नया तो कुछ कर ही नहीं रहा है ना ये। कंपनी का जो मालिक है वो इससे पूछेगा सैलरी लोगे, क्योंकि अभी तो आपने कुछ नया करा ही नहीं है, पुरानी कर रहे हो, और इस काम की सैलरी तो मैं इसको दे चुका हूं पहले ही, आपको दोबारा क्यों दूंगा? तो सर ये तो लॉजिकल है ही नहीं कोई ऐसे, काम तो कर ही रहा है ये अपना, अब उस काम में ही काम है, ये क्या करें? तो सैलरी देनी पड़ेगी। तो इसके नजरिए से देखो, ये इस काम को करने की सैलरी 2 बार दे रहा है, इसको भी दे चुका है और अब इसको भी दे रहा है, और इसने 4-6 लाइन का कोड लिखा और फिर ये भी गायब हो गया, तो फिर नया आएगा, तब प्रोजेक्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगा, कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो सर इसका कोई समाधान? हमने कहा समाधान वही है जो अभी हो रहा है, कि अभी मैंने कहा कि मैंने 2 लाइन लिखी है, अब नया बंदा आ जाए, उसे कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, तो सर वो कुछ नहीं समझ पाएगा क्या लिखा है ये, है ना? तो अब यहां से एक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया कि डेवलपर से कहो कि वो अपने प्रोजेक्ट में मेंशन कर दे, एक्सप्लेन कर दे कि इस लाइन से क्या हो रहा है, या 4 लाइन का कोड लिखने के बाद लिख दे ये 4 लाइनें क्यों लिखी गई हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैंने लिखा है यहां पर हेल्प के आगे लिख दिया इट विल लिस्ट ऑल कीवर्ड्स। अब सर क्वेश्चन ये आया कि सोच तो आपकी सही है, लेकिन ये बताओ कैसे हम लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पहले दिन बताया गया था कि इंग्लिश में अगर कुछ भी लिखना है तो ग्रामर आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी कुछ लिख दो। अगर मैंने लिखना है ही इज ए गुड पर्सन, तो ऐसे ही लिखना है। अब आप बोलो पहले ए लिख देते हैं फिर ही लिख देते हैं फिर, तो ये तो सर मीनिंगलेस हो जाएगा ना। उसी तरह से पाइथन में अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उस लिखने का रूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। तो हमें ये तो पता है सिंटैक्स में ये ऐसे लिखा जाता है। अगर हम किसी भी कोड का एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो क्या ऐसे जैसे आपने सोचा लिख सकते हैं? चला के देख लेते हैं, बहुत से बहुत एरर आ जाएगी, नहीं चलेगा और क्या होगा? ये लो सब, ये तो एरर आ गई। मतलब अगर हम किसी कोड का एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो ऐसे नहीं दे सकते। तो अब हमें यहाँ पर दूसरा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना पड़ा, और उस दूसरे टॉपिक का नाम है हमारा कमेंट।
कमेंट का काम होता है हमारे प्रोग्राम के ऐसे हिस्से को रिप्रेजेंट करना जो नॉन एग्जीक्यूटेबल होगा। इंटरप्रेटर कमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसको इग्नोर कर देता है। और कमेंट को लिखने के लिए हम हैश सिंबल का यूज करते हैं। जब इंटरप्रेटर हैश सिंबल से कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ देखता है तो वो उसको इग्नोर कर देता है, उसको कंपाइल नहीं करता, उसको रन नहीं करता, उसका मशीन कोड नहीं बनता, ना इसको मेमोरी मिलेगी, कुछ नहीं होगा। मतलब ये नॉन एग्जीक्यूटेबल हो गया। तो अब इसको चलाएंगे तो ये सही है। तो अब अगर मैं यहां पर इसके बारे में भी ऐसे ही लिख दूं, ट्रू एंड फॉल्स आर द बुलियन टाइप वैल्यूज, और जो लिखना लिख लो अपना जो लिखना है। अब सोचो, अब अगर एक नया बंदा क्लास में एंटर करता है जिसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो शायद इसके सहारे वो जल्दी समझ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि तुरंत समझ जाएगा, लेकिन पहले से बहुत बेटर पोजीशन में आ गया होगा। इसी तरह से कंपनियों में जब प्रोजेक्ट बनते हैं तो डेवलपर से कहा जाता है कि 8 घंटे की नौकरी करनी है, 8 घंटे बैठ के कोड मत बनाना, 4 घंटे कोड बनाना, 4 घंटे बैठ के उसका इस तरह से कमेंट लिखना। कमेंट को अगर हम थोड़ा और बेटर नाम दे दें तो इसी को डॉक्यूमेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है, कि कोड बनाओ और कोड का डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, क्योंकि आप कब चले जाओगे नहीं पता, कब चले जाओगे, है ना। आपकी जगह जब दूसरा आएगा उसको बहुत परेशानी पड़ेगी। आप दूसरे की छोड़ो, अपनी सोचो। आप भी तो कहीं गए हो दूसरी जगह हाई पैकेज लेकर, जरूरी है आपको फ्रेश प्रोजेक्ट मिल जाए दूसरी कंपनी में? हो सकता है आपको भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया जाए जो बीच में चल रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी वहां पर? बिल्कुल हो रही होगी। आप भी क्या सोच रहे होंगे, यार लिखने वाले ने कमेंट लिख दिए होते तो मेरा काम आसान हो जाता बड़ा। ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कमेंट आउटपुट में नहीं आते तो मैं लिखूं क्यों, जब आउटपुट में नहीं आ रहे तो। यह है कॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो चीज आउटपुट में नहीं आ रही मैं लिखूं, क्योंकि हम कॉलेज में क्या चाहते हैं, आउटपुट में जो आ गया वो सही है, बाकी जो नहीं आया वो एरर है। लेकिन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कमेंट का, जो सोर्स कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो अगर हम कमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो अच्छे लेवल पे जो कंपनीज काम करती हैं हमेशा प्रॉपर कमेंट के साथ कोड डेवलप कराते हैं, उन्हें कोई जल्दीबाजी नहीं होती है कि फटाफट बना कर दे दो शाम को ही, है ना। कमेंट, इट इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो अगर कोई आपसे ऐसे पूछे कि पाइथन के प्रोग्राम में हम कुछ लिख रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं वो एग्जीक्यूट ना हो, एक ही आंसर है, उसको कमेंट में लिख दीजिए, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। इट इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। इट improves रीडेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड। सोर्स कोड जो हम लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं। मतलब प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर जो कम्युनिकेशन है वो हमारा बेटर हो जाता है। अब बात आती है इसको दिखाते कैसे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, चलो अब देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। कॉमन सेंस का पॉइंट है, मैंने इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करा है क्लास में। ठीक है। अब मुझे बस ये बता दीजिए, क्या आउटपुट में हेलो आएगा या नहीं, या कमेंट है वो? मैंने तो लिखा हैश कमेंट होता है।
समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं कॉमन सेंस। मैंने पढ़ा ही नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन आपने अपना समझ लिया कि यार ये तो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर किसी भी सिंबल का कोई मीनिंग नहीं होता। स्ट्रिंग के अंदर कोई भी सिंबल अगर है तो वो एक सिंपल करेक्टर है। इट इज लाइक, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2+3, तो आप कहोगे इसका आंसर 2+3 आएगा, 5 थोड़ी ना आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर ना प्लस है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई है, तो कमेंट भी नहीं है फिर। जब ये सब नहीं है तो स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिख रहे हो वो सिंपल करेक्टर कहलाता है, उसका कोई मीनिंग हमारा नहीं है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूं तो आउटपुट में एज इट इज आएगा। ठीक है, अब बताना। सही है नहीं? क्या एरर आएगी? अच्छा, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, एरर आएगी इसलिए कि कमेंट बीच में नहीं लगा सकते। एरर आएगी इसलिए, कमेंट तो आप कहीं भी लगा लो, अगर वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो कमेंट बनेगा। लेकिन अब जो बचा हुआ हिस्सा है, क्या वो वैलिड है पाइथन में? अगर वो वैलिड है तो प्रोग्राम चलेगा, और अगर वो वैलिड नहीं है तो उसकी वजह से एरर आएगी। तो इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक तो कमेंट हो गया, ये तो परफेक्ट है, इसमें एरर नहीं है। एरर शायद इसलिए आ सकती है कि जो बच गया, जो कमेंट का पार्ट नहीं बना, क्या ये पाइथन में कुछ है? अगर है तो सही है, नहीं है तो फिर एरर। ना देखते हैं क्या रहा है, ये क्या होता है, इसकी वजह से एरर है, ना कि बीच में कमेंट क्यों लगा दिए इसलिए एरर है। तो कमेंट पूरे प्रोग्राम में जहां चाहें वहां आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी भी स्टेटमेंट के एंड में लगाएं। आप हो सकता है स्टार्टिंग में लगा दें, और यहां पर जो चाहें वो लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे, जहां आपका मन करे वहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब कमेंट, अगर मुझे सर 4 लाइनें लगातार बनानी है तो हमने कहा 4 लाइन लगातार बनानी है तो लगातार 4 बार हैश लगाना पड़ेगा। जो लिखना है वो लिख लो, ऐसे कर दो। ऑफिशियली पाइथन में कोई मल्टी लाइन कमेंट नहीं होता। डेट मीन्स, अगर आप ये चाहो कि मैं एक साथ मल्टीपल लाइन को कमेंट कर दूं, बार बार हैश ना लगाना पड़े, तो ऐसा कोई तरीका हमारे पास नहीं है। अनऑफिशियली कुछ डेवलपर्स ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग को एज ए मल्टीलाइन कमेंट की तरह कंसीडर कर लेते हैं, बट ये मल्टीलाइन कमेंट नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, मैं इसको प्रूफ करता हूं। ठीक है, फिलहाल तो मैं अगर लिख दूंगा तो आउटपुट में थोड़ी आएगा ये, आपको पूरा पूरा फील आएगा सर कमेंट है वो, है ना। अभी मैं प्रूव करूंगा कि ये कमेंट नहीं है। ठीक है, एक अलग प्रोग्राम बनाकर मैं लिख देता हूँ। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, कमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आउटपुट में ना दिखे वो कमेंट है, या जो एग्जीक्यूट ही ना हो वो कमेंट है? एग्जीक्यूट ना हो, ऐसे आगे चलकर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो एग्जीक्यूट होगी लेकिन आउटपुट में नहीं आएगी। अभी हम बस प्रिंट तक थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, तो हमें लगता है कि प्रिंट चलाए तो आउटपुट आता है। तो 1000 लाइन का कोड लिखा है, तो 1000 लाइन प्रिंट तो नहीं हो सकती, और भी तो लाइनें हो सकती हैं प्रिंट के अलावा। और अगर हो सकती हैं तो जरूरी नहीं है कि आउटपुट में भी आएंगी वो, लेकिन एग्जीक्यूट तो होती होंगी हमारी। ठीक है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, ऐसा कुछ करके दिखाता हूं। मैंने लिखा, अजीब तो लगेगा, पहली बार तो हर चीज अजीब ही लगती है हमारे लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बताओ, इस प्रोग्राम को रन करने पर क्या आउटपुट आएगा इसका? चलो ऑप्शन देते हैं केबीसी की तरह।
पहला तो भाई जो आप कह रहे हो एरर, दूसरा ऑप्शन 10, 20, 30, तीसरा ऑप्शन सर बस 10 और 30 आएगा, 20 क्यों आएगा? चौथा ऑप्शन पता नहीं सर, इनमें से तो कोई नहीं, कोई और ही हो सकता है। चलो तो देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं, इसको समझते हैं दूसरी तरह से, कि मान लो ये आंसर सही है, माना कि ये आंसर सही है, तो सामने वाला मुझसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर बिना प्रिंट लगाए वैल्यू प्रिंट हो रही है तो कोई प्रिंट क्यों लगाएगा? फिर तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे हम, फिर तो बनाने वाले ने प्रिंट बनाई ही गलत है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि 20 तो आउटपुट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आउटपुट में आ गया तो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, फिर प्रिंट की जरूरत क्या थी पाइथन में, जब बिना प्रिंट के ही आउटपुट आ जाता है। तो ये तो आंसर गलत लग रहा है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम सोचें कि हो सकता है सर एरर वाला हो, क्यों हो एरर वाला? क्योंकि आपने 20 को लिखा बिना प्रिंट के। तो अब यहां पर हमें सीखना पड़ेगा कि पाइथन में किसी भी वैल्यू को अगर मैं बिना प्रिंट के लिखूं तो लिख सकता हूं और वो एरर नहीं होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली किसी भी वैल्यू को अगर मैं लिखता हूं बिना प्रिंट के तो ये करेक्ट है, सिंटैक्टिकली इट इज फाइन, कोई एरर इसमें नहीं आएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी चला जाता है कि एरर आएगी। तो फिर इसका आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ 10 और 30। ठीक है, अब अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात चल रही है बीच में अभी। अब मुझसे ये पूछा गया कि जब इंटरप्रेटर ने इस प्रोग्राम को रन कराया, तो इंटरप्रेटर क्या करता है? जब प्रोग्राम को रन करता है तो रन करते समय हमारे प्रोग्राम को रैम के अंदर लोड करता है और उतने समय तक के लिए ही रखता है जब तक प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है रैम में से उसको हटा देता है। अब क्वेश्चन ये है कि 10 को रैम के अंदर जगह दी गई होगी, मतलब मेमोरी एलोकेट करी गई होगी, 30 को भी करी गई होगी। अब बताओ 20 को मेमोरी एलोकेट करी गई होगी या नहीं? आउटपुट में तो नहीं आया है, अब हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि मेमोरी एलोकेट करी गई होगी या नहीं करी गई होगी। अच्छा, चलो उससे पहले, ये तो सर बहुत आगे ले गए आप। उससे पहले जब इंटरप्रेटर हमारे इस प्रोग्राम में गलतियां ढूंढ रहा होगा तो उसने इसमें गलती ढूंढ ली होगी, इसको इग्नोर करा होगा, या इसमें भी गलती ढूंढने में अपना टाइम लगाया होगा? ढूंढने में लगाया या इग्नोर करा? अरे अच्छा, चलो चलो ठीक है, ठीक है, और रुको, अच्छा करते ना, क्लियर करते हैं। अगर इग्नोर करा तो इग्नोर करा मतलब फिर तो ये इंटरप्रेटर पढ़ेगा ही नहीं। और अगर इग्नोर नहीं कर रहा है और इसे पढ़ेगा तो हमें पता है कि ये एरर है, क्योंकि हम किसी भी इंटीजर में अल्फाबेट नहीं लिख सकते, है ना? तो ये तो एरर आ जाएगी। सर ये तो एरर आ गई, इसका मतलब इंटरप्रेटर इसको इग्नोर नहीं कर रहा है। अगर इग्नोर करवाना ही है तो फिर क्या लगोगे इसके पहले? हैश लगाओगे, अब इग्नोर होगा, डेफिनेट है। लेकिन हम तो सर ये पढ़ चुके, हम तो बात इसी की कर रहे हैं। तो जब ये इग्नोर नहीं हुआ तो ये क्यों होगा इग्नोर? इंटरप्रेटर अपना टाइम इसको चेक करने में लगाएगा, इसका मेमोरी एलोकेशन होगा। जब हमारे प्रोग्राम का मशीन कोड जनरेट होगा तो 20 का भी मशीन कोड बनेगा, सब काम होंगे, सिर्फ आउटपुट में नहीं आएगा। तो अब ये बताओ, जो चीज आउटपुट में ना आए और मैं कह दूं ये कमेंट है, तो क्या सही है? नहीं। क्या 20 कमेंट है? हमने कहा नहीं, 20 तो एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, सिर्फ आउटपुट में तो नहीं आया है। इस पर पूरा काम किया गया है, इस पर पूरा टाइम लगाया गया है, इसको मेमोरी लोकेट करी गई है, इसका मशीन कोड बाइट कोड सब बना होगा, बस आउटपुट में नहीं आया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब
मैंने यहाँ लिख दिया भाई। अब आउटपुट में कोई चेंज होगा? आउटपुट में कोई चेंज देखने वाले को दिखाई देगा या नहीं? नहीं, क्योंकि बाय तो आपने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन फिर से वही है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या इंटरप्रेटर ने इस पर अपना टाइम लगाया होगा चेक करने के लिए कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है? लगाया तो होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, तो क्या ये आउटपुट में आपको दिखाई देगा रिजल्ट? नहीं। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, क्या इंटरप्रेटर ने इस पर अपना टाइम लगाया होगा? लगाया होगा। मेमोरी लोकेट हुई होगी? हमने कहा हुई होगी। आउटपुट में नहीं आया? हमने कहा नहीं आया। तो अगर कोई इसे ये कमेंट कह दे तो कैसे मान ले उसकी बात हम? ये तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग तो कंपाइल होती है। ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। अगर ये कमेंट है तो ये भी कमेंट है, और ये भी कमेंट है, बट इसको नहीं कहोगे आप, है ना? इसी को क्यों कहोगे? पता नहीं क्यों कहोगे। ऑफिशियली पाइथन में कमेंट एक ही होता है, जो कि हैश होता है। बाकी आप कुछ भी ऐसा तरीका यूज करते हैं जिससे आउटपुट आप बचा लें, उसको कमेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उस चीज का एग्जीक्यूशन हुआ होगा। तो जो एग्जीक्यूट ना हो, वो हिस्सा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन में ही ना आए, उसको कमेंट कहा जाता है। बाकी सब हमारा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, आउटपुट में आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो इस तरह से पाइथन में एक ही कमेंट है जो कि हमारा है हैश। कमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे मान लीजिए अपनी एज प्रिंट करनी है, लेट अस सपोज 40। उसके बाद हमने कहा फिर करेंट ईयर की वैल्यू प्रिंट करनी है। उसके बाद उसके बाद मान लो कोई एम्प्लॉय आईडी है, वो मुझे प्रिंट करना। उसके बाद हमने कहा फिर से एज प्रिंट करनी है, फिर से लिख दिया। अब प्रोग्राम और आगे बढ़ता है, और कभी फिर से मुझे क्या करना है, एज की वैल्यू प्रिंट करनी। ठीक है, कर लो सब, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अब हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। वो कॉन्सेप्ट की शुरुआत इस प्रोग्राम से होगी। यहां पर आप कोई ऐसी वैल्यू ऑब्जर्व करिए जिसका यूसेज एक से ज्यादा स्टेटमेंट पर हो रहा है। अगर अभी एक नया बच्चा क्लास में आ जाए तो वो एज नहीं बोलेगा, वो 40 बोलेगा। उसे क्या पता एज क्या होती है? प्रोग्राम में तो 40 लिखा है मैंने, यही तो है हमारा। अभी बताओ, पूरे प्रोग्राम में जहां जहां मैंने 40 लिखा है, क्या हर जगह वो एज ही हो सकती है? टेम्परेचर नहीं हो सकता किसी चीज का? किसी का वेट नहीं हो सकता? तो सिर्फ 40 से क्या मेरा प्रोग्राम रीडेबल हो जाएगा? हमने कहा नहीं। तो फिर क्या करोगे? सर अभी पढ़ा है तो वो लिख दो कि दिस इज एज। दूसरा वाला जो 40 है, ये एज नहीं है, दिस इज वेट। तीसरा वाला 40 क्या है? ये कोई और चीज है, दिस इज लाइक टेम्परेचर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अब फिर से 40 यूज करना है, अब पूछोगे कौन सा वाला करना है? एज वाला करना है कि वेट वाला करना है कि टाइम? हमने कहा एज वाला करना है, तो लिख रहा तो 40 है। लेकिन प्रॉब्लम इज कि बार बार कमेंट में लिखोगे कि दिस इज एज, तो सर कोई और सोल्यूशन नहीं है? हमने कहा हाँ, वही तो पढ़ना चाह रहे हैं। क्या? अगर किसी वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम में बार बार यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करें, उस वैल्यू को आप कहीं स्टोर करके रख लें। स्टोर करके रख लें, जैसे घर में भी अगर कोई चीज आई है और आप उसका बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसे घर में कहीं स्टोर करके लेते हैं, किसी कंटेनर के अंदर डाल के रख देते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी वहां से निकाल लेंगे। लैपटॉप में कोई सॉन्ग है, मुझे लगता है बड़ा बढ़िया है, मतलब हो सकता है कल को सुनूंगा, परसों सुनूंगा, तो स्टोर करके रख लिया। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में अगर किसी भी वैल्यू को आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट में यूज
करना चाहते हैं तो एक तो तरीका यही है कि जब यूज करना है उस वैल्यू को लिख लो, और एक दूसरा तरीका है, उसमें आपको चीजें आसान हो जाएंगी। हमने कहा बताओ क्या तरीका है। इस वैल्यू को कहीं स्टोर कर लो प्रोग्राम में, जहां पर वैल्यू को प्रोग्राम में स्टोर किया जाता है उस टॉपिक को बोलते हैं वेरिएबल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? कुछ नहीं है। वेरिएबल इज ए टेम्परेरी स्टोरेज इन ए प्रोग्राम। टेम्परेरी शब्द क्यों बोला आपने? क्योंकि प्रोग्राम खत्म, वेरिएबल खत्म। प्रोग्राम दोबारा चलेगा, वेरिएबल फिर आ जाएगा। तो वेरिएबल इज अ टेम्परेरी स्टोरेज इन योर प्रोग्राम। किस चीज की स्टोरेज है? वैल्यू की स्टोरेज है। क्यों कर रहे हो? क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू है जिसको मैं बार बार यूज करूंगा, तो बेटर है कि उसको वेरिएबल में स्टोर करके यूज करो। और अगर कोई वैल्यू प्रोग्राम में एक ही बार यूज करनी है तो वेरिएबल मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिना वेरिएबल बनाए भी आप यूज करोगे तो उतना ही आपका एफर्ट लगेंगे। चलो, तो अब पहले प्रोग्राम से देखते हैं, उसके बाद इसको लिख लेंगे। तो क्या करें? हमने कहा 40 को वेरिएबल में स्टोर कर लो। एक नई चीज आई तो उसका सिंटैक्स हमें पाइथन से पूछना पड़ेगा, क्या लिखें ऐसा कि जो आप कह रहे हो वो हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? वो वैल्यू जिसको स्टोर करना चाहते हो उसके पहले असाइनमेंट, इसको आप असाइनमेंट बोलो, इक्वल बोलो, जो चाहे वो बोल सकते हो। ऑफिशियली इसका नाम असाइनमेंट है, देखकर हम इसे इक्वल बोलते हैं, वो भी चल जाता है। ठीक है। इसके पहले क्या लिखोगे? इसके पहले हम वेरिएबल को लिखेंगे जिसमें इसे स्टोर करना है। अच्छा, फिर एक चीज बताओ, अगर ऐसी कई वैल्यू हो गई तो क्या एक प्रोग्राम में फिर एक से ज्यादा भी वेरिएबल बनाए जा सकते हैं? हमने कहा एक प्रोग्राम में आप जितने चाहें उतने वेरिएबल्स बना सकते हैं। पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का नाम ही उसकी पहचान होगी। तो वेरिएबल का जो नाम आप रखेंगे वही उसकी पहचान कराएगा प्रोग्राम में। तो अब मुझे यहां पर क्या करना है, जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वो किस नाम से आप बनाना चाहते हो वो नाम आप यहां लिख दीजिए। तो मैं लिख दें यहां पर एज। तो एज वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू क्या हो गई? 40। ठीक है। अब आप अगर इसी तरह से एक वेरिएबल और बनाना चाहते हैं, ईयर 2024, ऐसे करके बना लो। इसी तरह से अगर आपको कोई और वेरिएबल बनाना है, मान लो आपने बना दी एम्प्लॉय आईडी 101, ऐसे बना दो। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में जिन वैल्यूज को इस्तेमाल करना चाहते हैं डायरेक्ट यूज करो, वो हमें आता है। बेटर ऑफ जो अप्रोच है वो ये है कि पहले वैल्यू को वेरिएबल में संभाल कर रख लो और वेरिएबल के थ्रू फिर ना यूज करो। कैसे? हमने कहा ऐसे। अब आपको अगर प्रिंट से वो जो वैल्यू 40 थी जो एक वेरिएबल एज में आ गई है उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट में उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे ऐसे करके। सर ऐसे लिखेंगे? हमने कहा नहीं, देखो ऐसे लिखोगे तो एज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग बनकर, और वेरिएबल नहीं माना जाएगा। अगर इसको वेरिएबल मानना है तो बिना डबल कोट्स के लिख। ठीक है। और अगर मुझे ईयर प्रिंट करना है तो ईयर ऐसे लिखेंगे। रोल नंबर लिखना है, एम्प्लॉय आईडी लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे। और दोबारा एज प्रिंट करनी है दोबारा लिख लो, फिर एज प्रिंट करनी है फिर लिख लो, एंड सो ऑन। इस तरह से आप अपना कर सकते। फायदा, अगर कल को आज आपकी एज 40 है, कल 41 तो होगी, तो मुझे एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा। अब जहां जहां एज वेरिएबल लगा हुआ अपने आप 41 हो गया। अब सोचो अगर मैंने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं सोचा होता, हर जगह 40 40 40 लिखा होता, अब मुझसे कह दिया किसने बढ़ गई 41 हो गई, ढूंढो कहाँ कहाँ लिखी थी, और सब जगह जाके 41 करो, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और कई बार तो मिस भी कर जाऊंगा मैं कई जगह से। तो इसीलिए जब भी एक वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम में इस तरह से यूज कर रहे हैं कि वो कई जगह यूज होगी, तो आपको हमेशा उस वैल्यू को पहले एक वेरिएबल में रखना चाहिए और वेरिएबल के थ्रू फिर यूज करना चाहिए। और सर जो आप कह रहे थे अगर वही कर दिया होता तो फिर अब ये एज एज इट इज एक स्ट्रिंग बनकर यूज होता है। तो स्ट्रिंग के अंदर ना कोई वेरिएबल है, ना कोई प्लस है, ना कोई माइनस है, ना कोई कमेंट है। स्ट्रिंग जैसे ही लिखोगे उसमें जो करेक्टर लिखोगे एज इट इज आउटपुट में वैसा ही करेक्टर आपका आ जाता है। ठीक है। तो अब इस तरह से हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर से लिख लेते हैं इसकी हमारी। इट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज इन प्रोग्राम
फॉर ए वैल्यू। तो ये जो स्टोरेज है किस चीज के लिए, वैल्यू के लिए स्टोरेज है। अब अगर आपसे कहा जाए इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स में वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बेटर है ऐसा नाम दीजिए जिससे पढ़ने वाले को जल्दी समझ में आ जाए कि इसमें जो वैल्यू आ रही है वो क्या मकसद की होगी, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट होगा। वो नाम जनरली हमें रखना चाहिए। यहाँ पर जो लोग C++, जावा में से कुछ पढ़कर आए हैं उनके लिए बस एक लाइन है कि वहां पर हमें क्या करना होता था, वेरिएबल के नेम से पहले बताना होता था कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी, तब चलेगा। पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। एज ए प्रोग्रामर आपको ये बताने की नीड नहीं है, लैंग्वेज खुद इस डेटा टाइप को मैनेज करेगी। आप डायरेक्ट वेरिएबल का नेम लिखेंगे और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम हो गया और ये इसका बेसिक सिंटैक्स हो गया। अब इसमें बहुत सारे यूज केस हैं अभी। वेरिएबल जब मैं डिफाइन करता हूं तो इसको बोलते हैं वेरिएबल डिफाइन करना। तो जो सिंटैक्स है ये किस चीज का है, वेरिएबल को क्रिएट करना, वेरिएबल को डिफाइन करना। तो जो ऑफिशियल वर्ड है वो क्या दिया गया है, वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं, इस तरह से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो अच्छा ये बताओ, अगर मैं बस इतना लिखकर छोड़ दूं, आउटपुट में कुछ आएगा? तीनों लाइन चलेंगी, एग्जीक्यूट होंगी या नहीं? एग्जीक्यूट तो होंगी, आउटपुट में तो नहीं आएंगी बस। तो क्या ये कहते कमेंट है तीनों? ठीक है, बीच बीच में बोलते ही रहूंगा ऐसा ही कि हर वो चीज जो आउटपुट में नहीं आती कमेंट नहीं होती, है ना। तो प्रिंट स्टेटमेंट इकलौता ऐसा स्टेटमेंट है जिसका एग्जीक्यूशन होने से आउटपुट कुछ दिखाई देता है। इस तरह से पता नहीं कितने स्टेटमेंट्स हम ये भी एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन हुआ, इसमें मैंने कुछ गलत लिख दिया तो एरर आ जाएगी। एरर आ गई मतलब एग्जीक्यूशन हो रहा था तो एरर आई है। इसको मेमोरी लोकेट हुई होगी, इसका मशीन कोड बना होगा, लेकिन आउटपुट में नहीं आया क्योंकि प्रिंट नहीं करा आपने। ठीक है, तो कमेंट नहीं कहेंगे इसे। चल, तो वेरिएबल को डिफाइन करना हमें आ गया, क्यों बनाते हैं वेरिएबल वो हमारी समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें क्यों बनाए वेरिएबल तो उसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं। जनरली वी डिफाइन वेरिएबल फॉर those values that we need to use multiple times सेम कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हर बार एक ही चाहिए मुझे, तो बार बार क्यों लिखना, एक बार वेरिएबल बनाकर रख तो हो जाएगा। अनदर जो पर्पस है वेरिएबल का जो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, शायद 3-4 बात पढ़ेंगे, 3-4 क्लास बाद पढ़ेंगे, वो क्या है वो समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाकर दिखाइए जो 2 नंबर को ऐड करे, तो आप बना दोगे ऐसे करके। अब इस प्रोग्राम को मैं जितनी बार चलाऊंगा हर बार इसका आंसर 5 ही आएगा। आज चलाओ, कल चलाओ, परसों चलाओ, जितनी बार चलाओ। मैं चाहता हूं कुछ ऐसा हो जाए जब ये प्रोग्राम चले तो ये 2 नंबर है ना, यूजर से पूछे लाइक दिस। अब जिसने ये कैलकुलेटर बनाया
क्या उसने अपने आप से 2 नंबर मान लिए होंगे ऐड करने के लिए? नहीं, हम बटन पे क्लिक करते हैं और जो नंबर हम देते हैं उनका एडिशन हो रहा है। अगर मैं नंबर बदलूंगा तो अकॉर्डिंगली होगा। इसका मतलब जिसने ये प्रोग्राम बनाया होगा कैलकुलेटर का, उस समय उसे खुद नहीं पता होगा कि कौन से 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये बताओ प्रोग्राम उसने बना कैसे दिया जब उसे यही नहीं पता कि मल्टीप्लाई एडिशन के नंबरों का करना है, तो कोड में उसने लिखा क्या होगा? तो इसका आंसर फिर से आता है माना। जैसे हम मानते थे कभी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या गणित में, माना पहला नंबर एक्स है, माना दूसरा नंबर वाई है। अब इनमें कोई ऐसा सिंटैक्स सीख लेंगे, अभी सीखा नहीं है, कि जो यूजर से इनपुट लेके इसमें असाइन कर दे और फिर हम एक्स प्लस वाई ऐसे कर लेते हैं। यानी कि अगर वेरिएबल नहीं होते तो कभी भी यूजर इनपुट पर हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रोग्राम बनाते समय हमें वैल्यू नहीं पता है, वो बाद में आएंगी। तो प्रोग्रामर को कहा जाता है कि आप उन वैल्यू की जगह क्या मान लीजिए, वेरिएबल मान लीजिए, कि माना वो वैल्यू ये है और ये वैल्यू ये है, तो जो मान रहे हो उसी को प्रोग्रामिंग में क्या बोल देते हैं हम लोग, वेरिएबल कह देते हैं, है ना। तो इस तरह से रन टाइम इनपुट पर प्रोग्राम बनाने के लिए आपको वेरिएबल का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है टू वर्क विद रन टाइम वेरिएबल्स। तो अभी वेरिएबल का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने, इवन कल की पूरी क्लास लगेगी वेरिएबल के ऊपर। तो आज इतना रखेंगे, कल मिलेंगे, कल क्लास होगी सेम टाइम 6 बजे, और कल हमारा कोशिश करेंगे वेरिएबल का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अभी काफी चीजें इसमें रह गई हैं बताने से। असाइनमेंट्स जिन्होंने